ठीक है। ठीक है, तो हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। ओके, सर आप सुन पा रहे हैं? सूरजपाल सर से? ठीक है। तो सीवीजी हम पढ़ रहे थे और इसके हमने ये फर्स्ट यूनिट एंड फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर कंप्लीट कर लिया है। सेकंड पेपर की एक क्लास हमारी रह गई है, वो पोस्टपोन हो गई, वो आपको लास्ट इस सीरीज़ के लास्ट में प्रोवाइड हो जाएगी। आज का हमारा टॉपिक है, वो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, इस पे आपको थोड़ा-सा अच्छे से क्लियर होगा। हुँ, यहाँ देखिए, स्क्रीन अब आप लोगों को दिख रही होगी। ये इसके अंतर्गत ये जो हमारा सर्टिफ़िकेट कोर्स इन वैदिक गणित है, इसमें हम लोगों ने पेपर 1 के अंतर्गत भारतीय गणित एक परिचय हमने पढ़ा, भारतीय गणितीय शास्त्र हमने पढ़ा, वैदिक गणित के बारे में हमने मुख्य रूप से अभी ये हमारी अंतिम क्लास में होगी और भारतीय गणितज्ञ का योगदान यह हमारा अंतिम क्लास में हुआ था। आज का जो हमारा सेशन है, इसमें हम लेंगे वैदिक बीजगणित, ठीक है? इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि बीजगणित होता क्या है? कुछ सूत्रों को पढ़ेंगे, परावर्तयेत, योजयेत, गुणितः समुच्चयः, गुणक समुच्चयः, लीलावती में किस तरह से बीजगणित के बारे में बताया गया है और कल की कक्षा में हम लेंगे भारतीय गणितज्ञों का बीजगणित में योगदान, ठीक है? तो आज हम इस यूनिट को कवर करने वाले हैं इस सेशन में, ठीक है? आप लोगों की सहायता के लिए मैं कुछ पहले है ना 2 तरीके हैं पढ़ने के, एक तो कि हाँ, हम उसको पढ़ लें फिर प्रश्नों को देखें, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम पहले प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं, ठीक है? चलिए, अब मैं आप लोगों को प्रश्न दिखा देता हूँ, आप लोग के लिए मैंने प्रश्नों को निकाल के रखा हुआ है। यहाँ देखिए, ये जो हम आज पढ़ने वाले हैं, इनमें किस तरह से प्रश्न आपको पूछे जाएँगे, वो यहाँ पे कुछ प्रश्न आपको दिए हुए हैं। देखिए, वैदिक युग से आधुनिक युग तक भारतीय बीजगणित की व्युत्पत्ति एवं क्रमिक विकास को समझाइए। गुणित समुच्चय सूत्र के बारे में सूत्र के उदाहरण लिखिए और इसकी व्याख्या करिए। मतलब उदाहरण लिख कर के ही आपको व्याख्या के स्टेप्स को भी समझाना होगा, क्योंकि 20-20 नंबर के हैं ये। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, ये रूप गुणा विधि के प्रकार। आज हम पढ़ेंगे कुछ विधियों को, रूप गुणा, खंड गुणा, इष्ट गुणा, कुछ विधियाँ होती है, इनको हम आज पढ़ेंगे। तो आपको ये रूप गुणा विधि से समझाना है, ठीक है ना? रूप मतलब होता है जो सामने दिख रहा है। उसके बाद वर्ग करने की विधियों को उदाहरण सहित समझाइए। इष्टोन, युक्तेन, गुणेन इस सूत्र की व्याख्या करनी है। वैदिक बीजगणित का परिचय दीजिए और तथा अंकगणित बीजगणित में अंतर स्पष्ट करिए, है ना? तो बीजगणित के बारे में आपको पता ही है, अलजेब्रा। भास्कर आचार्य एवं नीलकंठ सोमयाजी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व लिखिए, ठीक है? ये हम कल की कक्षा में पढ़ने वाले हैं। आज आज का जो हमारा सेशन है, इसको हम प्रारंभ करते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज ये बीजगणित एक परिचय, यहाँ से हम अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग को कोई भी प्रश्न हो आप सबका, तो आप उसको इस सेशन के अंत में पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ, बहुत ज़रूरी प्रश्न है, तो बीच में भी पूछ सकते हैं। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि अंत में ही पूछना है, बीच में आप लोग नहीं पूछेंगे। कहीं भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है? चलिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बीजगणित का एक परिचय पढ़ना है कि बीजगणित होता क्या है। तो मैं आप लोगों को पिछली कक्षाओं में बता चुका हूँ कि ये जो पाठ्यक्रम है हमारा सीवीजी, ये हमें गणित नहीं सिखाएगा, है ना? ये हमें ये कि भई जो हम मैथ सीखते हैं हायर लेवल की या जो भी बेसिक, ये हमें गणित करना नहीं सिखाएगा। ये पाठ्यक्रम पढ़ने से पहले आपसे इतनी अपेक्षा की जाती है कि आपने थोड़ा बहुत गणित पढ़ कर के रखा होगा, है ना? थोड़ी बहुत गणित की आपके समझ होगी। जोड़, घटा, भाग, गुणा ये सब आपको अच्छे से आता होगा और जो गणित के अलग-अलग विषय हैं, है ना? उन सब के बारे में बीजगणित आदि इन सब के बारे में भी आपको पता होगा, सामान्य परिचय आप जानते होंगे। उसके बाद ही आप इसको समझ पाएँगे। ये जो पाठ्यक्रम हमारा सीबीजे जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है, इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि वे संस्कृत के ग्रंथों में गणित कहाँ-कहाँ प्रयोग हुआ है।
इससे पहले के 2 पेपर हमने पढ़े, उसमें हमने यही देखा और आज हम ये देखने वाले हैं कि जो बीजगणित है, वो संस्कृत के ग्रंथों में कहाँ-कहाँ प्रयोग हुआ है और उनके नियम सामान्य क्या-क्या बतलाए गए हैं। है ना? हम नियम भी जानते चलेंगे। ठीक है? तो जब किसी चीज़ का नियम बताया जाएगा तो आपसे अपेक्षा की जाएगी ना कि आपको पहले से थोड़ा बहुत पता हो। है ना? तो तभी तो हम नियम बताएँगे भाई फ़ॉर्मूला अगर बता रहे हैं, कोई किसी को फ़ॉर्मूला बता रहा है, तो फ़ॉर्मूला बताने से पहले आपको ये पता होगा ना कि वो क्या है? उसी तरह से यहाँ आपको कुछ फ़ॉर्मूलाज़ बताए जाएँगे, कुछ फ़ॉर्मूलाज़ जो लीलावती में या अन्य जगहों पर सिखाए गए हैं, आज हम उनको सीखने वाले हैं, ठीक है? और वेद से लेकर के संस्कृत के जो ग्रंथ हैं, वेद से लेकर के वर्तमान समय से तक कहाँ-कहाँ उसको संस्कृत के आचार्यों ने किस तरह से उनको लिखा है, बीजगणित के सूत्रों को, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बीजगणित होता क्या है ना? जहाँ ओके, आप लोग को स्क्रीन दिख रहा होगा। तो बीजगणित होता क्या है, सबसे पहले तो यही देखिए। तो बीजगणित जो है, बीजगणित का मतलब है यहाँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 सेकंड ये देखिए। हम सब गणित की महत्ता से भली-भाँति परिचित हैं। इससे पूर्व आपने वैदिक साहित्य में गणित के विविध रूप को समझा, है ना? यजुर्वेद में कुछ संख्याओं का वर्णन है, ठीक है? वात्स्ययनी शाखा में प्रज्ञानाय नक्षत्र दर्शम यादसे गणकम, इस तरह से कहा गया है। तो प्रज्ञानाय नक्षत्र दर्शम यादसे गणकम। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कुछ विशेष ज्ञान चाहिए, तो इसके लिए आपको गणक के पास जाना प चाहिए या गणना करने वाले ज्योतिषी के पास जाना चाहिए, ये अर्थ भी निकलता है इसका, है ना? तो यहाँ पे ये बताया गया है कि भई जो गणना करने वाले ज्योतिषी होते हैं, उनको उनको पा उनके पास गणित का अच्छा ज्ञान होता है और उनके पा वो ज्योतिष को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, ठीक है? प्रज्ञानाय नक्षत्रदर्शम यादसे गणकम, ना विशेष ज्ञान के लिए नक्षत्रदर्श गणक के पास जाओ। नक्षत्रदर्श का क्या अर्थ है? नक्षत्रदर्श का मतलब है नक्षत्रों को देखने वाला, है ना? तो नक्षत्रों को देखने वाला वो ज्योतिषी। तो यहाँ इससे हमें ये समझना है कि ज्योतिष के 2 विभाग हैं ना, मुख्य रूप से फलित और गणित। फलित ज्योतिष में जो हम फलादेश आदि करते हैं और गणित ज्योतिष में जो कैलकुलेशन वगैरह होती है, ग्रहों से संबंधित कैलकुलेशन और जैसे जो पंचांग निर्माण करते हैं, उसमें भी कई तरह की गणित करनी होती है। आजकल तो हमें जैसे कुंडली किसी की कुंडली बनानी हो तो हम क्या करते हैं? कुंडली बनाने के लिए हम क्या करेंगे सॉफ्टवेयर पे डिटेल्स डालते हैं, कुंडली आ जाती है। लेकिन अगर आप संस्कृत के ग्रंथों को देखेंगे, ज्योतिषीय ग्रंथों को, तो उसमें पूरी विधि बताई गई। एक-एक चीज़ की विधि बताई गई। कुंडली में जो-जो चीज़ होता है, उसको किस तरह से निकाला जाता है। तो वो सारा उसमें गणित की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, बिना गणित के तो होगा ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ ये कह रहे हैं कि प्रज्ञानाय नक्षत्रदर्शिं गणकम्, है ना? तो जो ऐसा ज्योतिषी जो नक्षत्र दर्शक हो, नक्षत्रों के मान को निकालने वाला हो, नक्षत्रों के मान को सिर्फ़ जानने वाला ना हो, वो अपितु वो उसको जानता हो, वो उसको गणना करके उसको निकाल सकता हो, ऐसे ज्योतिषी के पास जाना चाहिए। आगे देखिए, छांदोग्य उपनिषद में भी नारद सनत कुमार ऋषि के पास जाते हैं और उनसे ब्रह्म विद्या पढ़ने की प्रार्थना करते हैं। सनत कुमार जब उनसे पूछते हैं कि बताइए कौन-कौन सी विद्याएँ हैं? ये हमने फर्स्ट पेपर में भी पढ़ा है, तो वो बताते हैं कि जो विद्याएँ हैं, वहाँ पे राशि विद्या का भी नाम आया है ना? तो दूसरे नंबर पे राशि विद्या का वहाँ पे नाम आया, तो राशि विद्या का मतलब उस समय जो था राशि विद्या का मतलब अंक गणित से ही है ना? गणित से ही है, मतलब गणित का इतना महत्व था कि विभिन्न कलाओं में गणित को दूसरे नंबर पे उन्होंने रखा, ठीक है? ब्रह्म विद्या से पूर्व ही प्रायः ऋषि गणित को सीख लेते थे, मतलब उस समय भी वे भी कि अगर किसी को ब्रह्म की प्राप्ति करनी हो, तो भी लोग क्या करते थे, गणित को सीख लेते थे। गणित को सीखना एकदम परम आवश्यक माना जाता था, ठीक है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बीजगणित का सामान्य परिचय वैदिक से आधुनिक युग तक, है ना? जैसा कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि इस पाठ्यक्रम में हम ये देखेंगे कि बीजगणित कहाँ-कहाँ प्रयोग हुआ है, कहाँ-कहाँ इस शब्द का प्रयोग हुआ है या बीजगणित के अर्थों में कैसे दूसरे शब्दों का प्रयोग हुआ है, वेद से लेकर के संस्कृत के आधुनिक ग्रंथों तक, ठीक है? तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले वेदों से हमने वेदों को देख लिया, वेदों से अब दोबारा एक बार यहाँ पे पहले ये
हुँ, भास्कराचार्य का ले रहे हैं। देखिए, भास्कराचार्य ने पहले इसकी प्रशंसा में कहा है कि मंदबुद्धि व्यक्ति जिन प्रश्नों को अंकगणित से सहायता ने से नहीं कर सकता, उन प्रश्नों को बीजगणित की सहायता से सरलतापूर्वक हल किया जा सकता है ना? मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई किसी को संख्याओं का अच्छा यहाँ उदाहरण दिया होगा, है ना? जैसे कि मान लीजिए किसी को संख्याओं का गुणन करना है ना? घन इसका वो निकालना है, तो संख्याओं के साथ होने पर बहुत कभी-कभी ये साधारणतया भी ये कठिन हो जाता है। लेकिन जब आप उसके मान के साथ करते हैं ना, तो उसका आंसर निकालना ज़्यादा आसान हो जाता है। जब हम उसको बीजगणित के फ़ॉर्मूला से करते हैं, तो फिर उसमें आंसर निकालना थोड़ा-सा ज़्यादा आसान हो जाता है। इसी को यहाँ पे बताया गया है। इसको एक बार आप देख सकते हैं कि यदि इसी प्रकार यदि किसी वर्ग की भुजा क है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बीजगणितीय विधि क्या होगी? क गुणा क, है ना? यहाँ तो जैसे कि हम नाम नहीं देते, जैसे कि हमने एक वर्ग बना लिया और हम इसको नाम दे देते हैं, है ना? इस भुजा को नाम दे दिया क, इस भुजा को नाम दे दिया ख। ठीक है? इस नहीं, ये तो वर्ग है, तो वर्ग में तो सारी भुजाएँ बराबर होंगी, है ना? तो जब क दे करके हम क दे करके उसको सिखाएँगे, उसके बाद क्या होगा, बाद में इसका मान निकाल लेंगे, है ना? तो मान निकालने से क्या होगा कि मान की जगह पे कोई संख्या रख देंगे, तो इसका वर्ग क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। बीजगणित अच्छा इसको अव्यक्त गणित भी कहते हैं ना। अव्यक्त गणित क्या होता है? व्यक्त गणित और अव्यक्त गणित आएगा। अव्यक्त का मतलब होता है जिसके बारे में हमें पता ना हो। जिसके बारे में हमें पता ना हो और उससे मान को निकाला जाए, उसको हम कहते हैं अव्यक्त गणित, ठीक है? तो बीजगणित को बीजीय पद समूहों का विज्ञान भी कहा जाता है ना? द साइंस अलजेब्रा है ना? तो इसको विज्ञान भी बोला गया है कि बीजीय गणित जो उसमें अलजेब्रिक वर्ड्स होते हैं उसका साइंस है ये। अंकगणित से के प्रारंभ में मानव ने स्थूल वस्तुओं को आधार बनाकर संख्या प्रणाली का विकास किया। अंकगणित की संख्या प्रणाली को आधार बनाकर जब संख्याओं के स्थान पर अक्षरों पदों का प्रयोग किया जाने लगा तो बीजगणित का उत्पन्न हो बीजगणित का जन्म हुआ, है ना? जैसे कि पहले संख्याएँ का प्रयोग करते थे। जैसे 45 को गुणा करना है 45 फिर उसमें 49 का गुणा करना है। फिर ऐसे-ऐसे ही जब लोगों ने उसकी जगह पे कोई मान रखना चालू कर दिया, कि हाँ भाई चलो इसके स्थान पे ये क मान लो, ख मान लो, ए मान लो, बी मान लो। तो जब इस तरह से मान लेने लग गए तो फिर बीजगणित का उत्पन्न हुआ। बीजगणित के प्रादुर्भाव से राशियों के 2 भेद हो गए, है ना? जैसे कि जब ये बीजगणित उत्पन्न हुआ तो पहले सिर्फ़ संख्याएँ थी, लेकिन जब ये बीजगणित बना तो फिर एक होने लग गया मान, है ना? जैसे कि 4 प्लस 5 होने लग गया, फिर एक होने लग गया x प्लस y। इस तरह से जब हम मान रखने लग गए क प्लस ख, इसको क प्लस ख भी समझ सकते हैं। तो फिर बीजगणित का उत्पन्न हुआ, तो एक बन गया अंकगणित, जिसमें अंकों के साथ होता है और एक बन गया बीजगणित जिसमें हम मान लेकर के कहते हैं। करते हैं। जैसे कि 1, 2, 3 आदि राशियों का होता है क, ख, ग। आदि इनका मान कुछ भी हो सकता है, परंतु 1, 2, 3 आदियों का मान निश्चिंत है ना? देखिए, जैसे कि हमें बोलना है 4 गुणा 5 गुणा 6, तो हम 4 गुणा 5 गुणा 6 ही बोलेंगे, उसको और कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन x प्लस y प्लस b बोल करके हम x की जगह पर इसकी वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, है ना? कुछ भी इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो उसका मान जो है, उत्तर जो है सेम आएगा, ठीक है? परंतु 1, 2 आदि व्यक्त राशियों का मान निश्चिंत है। 1 का मान मूल्य 1 ही रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा, है ना? जो हम मान रखते हैं वो कभी बदलेगा नहीं। लेकिन क, ख, ग आदि राशि रखेंगे तो इसका मान हमेशा डिफरेंट डिफरेंट आएगा। उदाहरण के लिए यहाँ पे बता दें 3 का है ना? आप लोग इंग्लिश में इसको करते हैं तो इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आएगा। 3x - 4 = 8 है ना? क का मान निकालेंगे तो वो वहाँ पर हो जाएगा ये आगे इसका आंसर यहाँ पे चला जाएगा और ये हो जाएगा 4 ठीक है? उसके बाद इसी तरह से ये भी आप लोग देख लेंगे क का मान करने के लिए किस तरह से करें 2x - 4 = 8 तो यहाँ पर x का मान निकाल लेंगे। ओके, चलिए बीजगणित का अब हम शब्द के अर्थ देखते हैं मतलब बीज क्या है और गणित क्या है इन शब्दों को सिखा रहे हैं। तो गणित आप लोग जानते ही हैं, गणित हम पढ़ रहे हैं पिछली 3-4 कक्षाओं से। गणित मतलब गणना से संबंधित जहाँ पे बात हो। अब बीज क्या है? अब हम समझेंगे बीज को कि बीज होता क्या है ना? तो बीज मतलब हुआ एक वर्ण समीकरण, अनेक वर्ण समीकरण, मध्यमाहरण समीकरण और भावित समीकरण, ठीक है? तो बीज
का 4 प्रकार से बीजगणित होता होगा, इसीलिए इन्होंने बीज के भी 4 अर्थ लिए, ठीक है? तो जैसे प्रथम एकवर्ण समीकरणम बीजम्, है ना? द्वितीयमेकम् अनेकवर्णं समीकरणं बीजम्। यत्र वर्णस्य द्वयोर्बहूनां वाग्भवादिगतानां समीकरणं तन्मध्याह्नम् यत्र भावितस्य समीकरणं तद्भावितम् इति बीजचतुष्टयम् वदन्ति आचार्याः। है ना? ऐसा आचार्य लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि एक एक वर्ण समीकरण, अनेक वर्ण समीकरण, मध्यमाहरण समीकरण और भावित एक वर्ण, हाँ, भावित, ठीक है। अब भावित भावित अब सबका अर्थ बताएँगे कि भावित से तात्पर्य ऐसे समीकरणों से था जिनमें भावित राशि अर्थात भावित का मतलब होता है, आप लोगों ने संभावित शब्द सुना होगा, है ना? संभावित। तो संभावित का जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ होने की संभावना हो, तो उसी से भावित बन गया। भावित का मतलब होना। तो इसमें कोई भी 2 राशियाँ जो हैं उनके गुणनफल होते थे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे क, ख, कोई-सा भी हो सकता है। कुछ कोई भी 2 मान उसमें हो सकते हैं। अब गणित का बीज अथवा बीजभूत गणित, है ना? हमने जो यहाँ पर पढ़ा था, उसके बारे में ऊपर जो पढ़ा है उसी को और बता रहे हैं। व्यक्त गणित के सारे नियम बीजगणित से निकल सकते हैं, अतएव बीजगणित अर्थात व्यक्तिगणित अर्थात अंकगणित, है ना? अच्छा, बीजगणित, व्यक्त गणित, है ना? अर्थात अंकगणित का बीज है। भास्कर द्वितीय भी बीजगणित की ईश्वर से तुलना, अच्छा देखो, अब कितना भास्कर ने इसकी इसकी तुलना करते हुए कितना इम्पोर्टेंट बात बोली है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने गणित चबंदे कहा है। तो पहले तो भगवान को प्रणाम किया, भास्कर क्योंकि जानते हैं आप लोग कि गणित के आचार्य हैं, तो इन्होंने भगवान को प्रणाम करके उसके बाद गणित चौबंदी। पहले तो खूब सारे भगवान के विशेषण गिनवा दिए कि भगवान ये, भगवान ये, भगवान ये, भगवान ये, उन ऐसे-ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ और गणित को भी प्रणाम करता हूँ क्योंकि गणित की महत्ता उस समय इतनी ज़्यादा थी कि उसके बिना काम नहीं चल सकता था जैसा कि वर्तमान समय में है। इसीलिए उन्होंने भगवान के साथ-साथ गणित को भी नमस्कार किया। तो उत्पादकम यत् प्रवदन्ति बुद्धिर्धिष्ठितम सत्पुरुषेण सांख्याः, इसी को सांख्य में पुरुष कहा गया। व्यक्तस्य कृतस्नस्य तदेक बीजम अव्यक्तमीशम गणितम च वन्दे, गणित च वन्दे, है ना? तो सबसे पहले भगवान के बारे में क्या बोला गया कि जिसको सांख्य में पुरुष कहा गया, जिसके बड़े-बड़े ऊँचे विद्वानों ने विवेचन किया, है ना? यत् उत्पादकम यत् प्रवदन्ति बुद्धि अधिष्ठितम, मतलब बुद्धिमान लोगों ने जिसके बारे में बहुत वर्णन किया है ना? व्यक्तस्य कृत्स्नस्य, मतलब जो इस समस्त संसार को व्यक्त करने वाले हैं, वो ऐसे जो बीज हैं, वो अव्यक्त ईश्वर, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, है ना? और अव्यक्तम गणितम च वन्दे, और मैं वो बीज गणित की भी वंदना कर रहे हैं। यहाँ गणित से बीज गणित लिया गया है ना? अव्यक्त गणित, अव्यक्त गणित, यहाँ पे अव्यक्त शब्द का ईश्वर के साथ भी जाएगा और गणित के साथ भी जाएगा। तो अव्यक्त गणित में अव्यक्त अव्यक्त गणित की भी मैं वंदना कर रहा हूँ, ऐसा भास्कराचार्य ने लिखा। ठीक है? अब बीज का मतलब हो गया, बीज मतलब क्या? बीज मतलब कोई लेटर, ए, बी, सी, डी, क, ख, ग, ये सारे हो गए बीज। अब ब्रह्मगुप्त ने भी अपने ब्रह्मस्फट सिद्धांत में बीजों के अंकों के स्थान पे प्रयुक्त करने का आदेश दिया। अब देखिए ब्रह्मगुप्त कैसे प्रयोग करते हैं इसको। तो वो अब ये सारा पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, कहानी की तरह हो जाएगा। आप सीधे यहाँ पर देखिए। वर्ग करने के लिए पहले वो संख्याओं को पहले मान दे देते हैं। जैसे क, 1, ख, 2, वर्णमाला के हिसाब से उन्होंने सबको नंबरिंग दे दी। ठीक है? उसके बाद जो वर्ग है, य को दे दिया उन्होंने, अंगा को दे दिया 5, है ना? ध्यान से देखिए ये वाली लाइन को अगर आप देखेंगे, इसको, इसकी बात हो रही है, ठीक है? तो अंगा को दे दिया उन्होंने 5, उसके बाद माँ को दे दिया 25, ठीक है? ये देखिए माँ है, माँ को उन्होंने दे दिया 25 और अंगा को दे दिया 5, ठीक है? र को दे दिया उन्होंने 40, ल को दे दिया 50, इसको व को दे दिया 60, श को 70, श को 80, इस स को 90, दंते स को और ह को 100, ठीक है? अब आगे देखिए, इस तरह से संख्याओं को नंबर देने के बाद उन्होंने इसमें क से म तक वर्गाक्षरों को वर्ग स्थान में रखने चाहिए तथा य से ह तक के, 1 सेकंड ज़रा देखें, ओके। आई होप कि आप लोग को मेरी आवाज़ सही से सुनाई दे रही होगी। कुछ भी जहाँ भी आपको कुछ समस्या लगे आप मेरे को बीच में रोक कर के ज़रूर पूछिएगा।
ठीक है? हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से उन्होंने संख्याओं को मान निर्धारित किया, फिर बाद बाद में कैसे इनसे वर्ग निकाला गया, है ना? जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, जैसे उन्होंने ये कहा कि यहाँ विशेष बात यह है कि आर्यभट्ट ने इस अंक व्यवस्था में ह्रस्व तथा दीर्घ स्वरों में कोई भेद नहीं किया, है ना? जैसे कि की लिखा हो या की लिखा हो, ना? उसका मान सेम ही होगा। दोनों को एक समान ही मानना चाहिए, जहाँ व्यंजन के साथ स्वर मिला हुआ हो, उसका अर्थ होगा कि व्यंजन के अंक व स्वर के अंक का गुणा। अच्छा, देखिए, जैसे कि मान लीजिए इन्होंने नी का एग्ज़ाम्पल दे दिया, ठीक है? तो नी में न न न में न भी है और ई भी है। तो मान लीजिए अगर नी के लिए कोई अंक दिया, तो नी का मान में न का मान अगर हमने रखा 5 और ई का मान हमने रखा 3 मान लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 गुणे 3, ठीक है? लेकिन न का मान यहाँ से देखिए, न का मान था 20, वो तो मैंने 5 अपने आप मान लिया, लेकिन इन्होंने इनके हिसाब से देखेंगे तो न का मान 20 और जो संख्याओं को इन्होंने मात्राओं का मान दिया, उसमें मात्राओं में ई को उन्होंने दिया होगा 100, तो ये हो गया 20,000, ठीक है? 20 गुणे 100 बराबर 20,000। उसी तरह से आगे देखिए, ये एक मान उन्होंने दिया। अभी मैं आपको जो बता रहा था, तो अ को 10, ई को 100, उ को 10,000। आप इसको वर्गों में भी रख सकते हैं, है ना? वर्ग में भी रख सकते हैं, मतलब ई एक ए को को उन्होंने 10 मान लिया, ई को मान लिया मतलब 10 स्क्वायर। इसी तरह से उ को जिस तरह से हम प्लेस वैल्यू करते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसी तरह से यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया, आ, ई, उ, रि, रि। तो ई चाहे बड़ी ई हो चाहे छोटी ई हो, उसका मान 100 ही लेना है। इसलिए ये मान इन्होंने इसलिए लिखे क्योंकि संस्कृत में छंदों में श्लोक लिखना होता था। तो आगे जाकर के अगर इन्हें किसी ग्रह का मान बताना हो, तो वहाँ जाकर के अगर इन्हें 20,000 कहना हो, है ना? तो 20,000 कहना हो तो वो वहाँ पर इतनी बड़ी संख्या क्यों प्रयोग करेंगे, है ना? 20,000 अगर इनको कहना हो, मान लीजिए 20,000 अगर इनको कहना हो, तो इनको इनको क्या बोलना पड़ेगा? इनको बोलना पड़ेगा विंशति सहस्त्र, है ना? 20,000। लेकिन अगर उन्होंने फिर 20 का मान रख दिया और 1000 का मान रख दिया है, अब यहाँ से देखिए, 1000 का मान रख दिया इन्होंने उ, है ना? 20 का मान उन्होंने रख दिया नी, तो अब वो सीधे इसको बोल देंगे नु, ठीक है? अगर इनको अ, ह्रस्व मात्रा रखना होगा तो नु कर देंगे, दीर्घ मात्रा रखना होगा तो नु कर देंगे छंद के हिसाब से, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग खुद ही स्वयं से पढ़ लेंगे। 1, 10 ये पहले पढ़ चुके हैं हम। 1, 10 शतसहस्रायुता लक्ष प्रयुक्त कोटयः क्रमशः, ये संख्याओं के मान को इन्होंने बताया कि किस तरह से संख्याओं का मान होता है। चलिए अब ब्रह्मगुप्त को भी देख लेते हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने उक्त प्रकरण पे नाम पे ही इसका नाम। अच्छा, देखिए, मैं आपको यहाँ व्हाइट पेज में सिखाता हूँ। सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ने इसको बोला, 1 सेकंड, हुँ, यहाँ आ जाइए। सबसे पहले जो है ब्रह्मगुप्त आचार्य इसको इसको कहते हैं कुट्टक, बीजगणित को। ब्रह्मगुप्त इसको कहते हैं कुट्टक। क्या कहते हैं इसको? कुट्टक। कुट कुट्टक मतलब इसमें जैसे हम बोलते हैं ना, कूटा जाता है, एकदम अक्षरों को मिला दिया जाता है, इसलिए उन्होंने नाम दिया कुट्टक। उसके बाद बीजगणित का सबसे प्राचीन नाम यही है। उसके बाद प्रथूदक हुए, प्रथूदक। प्रथूदक आचार्य बाद में जाकर के उन्होंने प्रथूदक आचार्य ने इसको, क्योंकि देखिए कुट्टक क्यों बोला? क्योंकि अपने-अपने समय में अलग-अलग भाषाएँ हमेशा बदलती रही है ना? अभी जो हम किसी शब्द को बोल रहे हैं, हो सकता है आगे आने वाले लोग इसको और सरलता के लिए कुछ और भी बोलने लग जाएँ। तो हो सकता है ब्रह्मगुप्त के समय इसको कुट्टक बोला जाता रहा हो, है ना? फिर बाद में जब प्रथोदक आचार्य आए तो उन्होंने इस कुट्टक का नाम रख दिया बीजगणित। सबसे पहले बीजगणित शब्द वहीं पे मिलता है, ठीक है? जिसको अंग्रेजी वालों ने नाम दे दिया अलजेब्रा, बीजगणित। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रा हो गया। अलजेब्रा को अभी देख लीजिए, यह नाम अरबी से आया। 825 ईस्वी में गणितज्ञ अल खवारिज़मी ने एक गणित की पुस्तक लिखी जिसका नाम था अलजब्र वल मुकाबला।
है ना? इसका नाम का शाब्दिक विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि अरबी भाषा में अलजब्र का अर्थ होता है समीकरण और फारसी भाषा में मुकाबला का अर्थ होता है समीकरण। संभवतः लेखक ने अरबी एवं फारसी भाषा में समीकरण के पर्यायवाची शब्दों का ही प्रयोग किया, मतलब दोनों का अर्थ समीकरण ही है। ठीक है? अब ये सारी कहानी आप लोग स्वयं पढ़ लेंगे कि यूनानी लोग बीजगणित के अनेक कठिन प्रश्नों को हल करने का ये सारा आप इसमें कुछ ऐसा है नहीं बताने लायक, ठीक है? इसके बाद बीजगणित की प्रक्रिया कैसे होती है? आप सब लोग बीजगणित की प्रक्रिया से भली-भाँति परिचित हैं, है ना? लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कुछ सामान्य-सामान्य प्रक्रियाओं को देखेंगे और आगे जैसे कि भास्कर ने जो विधियाँ बताई हैं, उन विधियों को हम सॉल्व भी करेंगे अभी। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए। कुछ मैं पहले आपको कुछ प्रश्नों को समझाता चलूँगा, फिर आप उनको हल करके मुझे दिखाएँगे। चलिए, आगे देखिए सबसे पहले गुणन के विशिष्ट प्रकारों में भारतीय कृष्ण तीर्थ जो इन्होंने जो वैदिक गणित लिखी उसमें उन्होंने ऊर्ध्व तिर्यकध्याम लिखा। तो ऊर्ध्व तिर्यकध्याम क्या था? यहाँ इसकी सरलता के लिए यहाँ पे मैंने आपको लिख करके समझा दिया। जैसे ऊर्ध्व ऊपर, तिर्यक मतलब टेढ़ा, भ्याम मतलब होना। है तो टेढ़ा मतलब पहले ऊपर सीधा और टेढ़ा गुणा कर देते हैं तो फिर हमारा आंसर आ जाता है। मान लीजिए हमें गुणा करना है 23 गुणा 24। तो 23 गुणा 24 को करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद हम यहाँ से इसको इस तरह से सीधे-सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? या तो आप इस तरफ से कर सकते हैं या इस तरफ से कर सकते हैं, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो पहले ये देखिए कि 2 तिया 6, 2 3 जा 6 एंड यहाँ पे 4 2 जा 8, है ना? तो 8 6 और 8 हो गए आपके 14, ठीक है? 1 सेकंड कुछ मैंने इसमें स्किप कर दिया। पहले इन्होंने लिया है सबसे पहले इन्होंने लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया, ठीक है? हम भी लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करके पहले इसका 5 मान निकाल लिया। तो 5 मान कैसे निकलेगा? 5 मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसका जो लेफ्ट में जो डिजिट है इसका आपस में गुणा करना पड़ेगा, फिर वो 5 निकल के आ जाएगा, ठीक है? देखिए इसको यहाँ पे इन्होंने बड़े आसानी से समझाया हुआ है। पहले आप इसको यहाँ से ऐसे सीधा-सीधा गुणा कर लेंगे, यहाँ से ऐसे-ऐसे गुणा कर लेंगे, फिर क्रॉस गुणा कर लेंगे। हम जिस विधि से कर रहे थे, हम पहले उसी उसी विधि से करते हैं, ठीक है? अब देखिए, सबसे पहले हम बाएँ से अंक 2 से गुणक के बाएँ अंक अर्थात 2 का गुणन करेंगे, उसके गुणनफल के उत्तर को हम बाईं ओर की संख्या मिल जाएगी, ठीक है? जैसे कि 2 का गुणा कर देंगे हम इसमें, ठीक है? और 4 का गुणा कर देंगे हम इसमें, तो हमें लेफ्ट साइड का डिजिट मिल गया। लेफ्ट साइड का डिजिट मिलने के बाद हम 2 4 और 2 3 को क्रॉस गुणा कर देंगे, इसकी मध्य संख्या मिल जाएगी, ठीक है? मध्य संख्या के लिए हम क्या करेंगे कि 2 तिया 6 और 4 दूनी 8, तो 8 और 6 कितना हुआ? 8 और 6 14 हुआ। तो 14 जब होता है ना, तो क्या करते हैं हम इसमें जब भी 2 डिजिट होती है तो उसको 1 डिजिट कर लेते हैं। तो ये 14 को हम यहाँ पे मैं लिखता हूँ, 14 को हम कर देंगे 1 प्लस 4, तो 1 प्लस 4 करेंगे तो ये 5 हो गया, ठीक है? पहले 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, तो 6 और 8 14, 14 में 1 एंड 4 है, तो 1 एंड 4 1 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 5, ठीक है? यहाँ तक आपको समझ में आया सब लोगों को, है ना? उसके बाद जब ये 5 हो गया, तो उसके बाद हम किस तरह से इसका इसका मान निकालेंगे आगे देखिए। उसके बाद हम कर रहे हैं कि 3 और 4 का खड़ा गुणन करेंगे और उससे गुणनफल से उत्तर की सबसे दाहिनी संख्या मिल जाएगी। अब 3 और 4 का खड़ा गुणनफल कर देंगे, मतलब इसका इससे हम गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 4 तिया 12, ठीक है? इधर 12 आ जाएगा और यहाँ पर हम इधर से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 सेकंड 12 हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 का यहाँ पे 1 है, इस 1 को आगे वाली संख्या में ले जाएँगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस 1 5 और यहाँ का 5 और ये हो जाएगा ऊपर से 2, 5 5 2। एक बार मैं इसको और समझाता हूँ, ठीक है? मेरे को भी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो गया, रुकिए, 1 सेकंड। हाँ, अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, तो 6 और 8 आया, तो 8 और 6 14 हुआ, 14 को हमने 1 प्लस 4 कर लिया, 5 हो गया, ठीक है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नहीं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद 3 और 4 का हमने सीधे-सीधे गुणा कर लिया। 3 और 4 का हमने सीधे-सीधे गुणा कर दिया, तो ये हमारा हो गया 12, ठीक है? 12 हुआ तो हम इस 12 को क्या करते हैं, जब कोई 12 की संख्या आ जाती है, तो हम इसको क्या करते हैं,
देखिए यहाँ से हमने 4 तिया 12 और इधर से ये करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये 1 सेकंड मैं इसको आपको फ्रेश पेज पे समझा रहा हूँ, ऐसे मुझे भी कन्फ्यूज़न होगा। ये देखिए, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 22 गुणा 23 गुणा 24 देखिए, 23 गुणा 24 थोड़ा-सा यहाँ पे राइटिंग का इश्यू होगा तो मैनेज कर लीजिएगा। तो 2 चौक 8 सबसे पहले ये, उसके बाद 2 3 दूनी 6, 6 हुआ अब इनको जोड़ दीजिए। 8 6 14 हो गया, ठीक है? 14 में अब 1 और 4 जुड़ जाएगा। तो 1 और 4 जुड़ जाएगा तो ये हमारी संख्या आ जाएगी 5 ये हमारी लेफ्ट साइड की संख्या हो गई। अब हमने क्या किया इसके बाद हमने इसको 4 तिया 12, 12 लिख दिया ऊपर-ऊपर गुणा करेंगे, इसको सीधे ऊपर गुणा करेंगे और इसको सीधे ऊपर गुणा कर देंगे और 2 दूनी 4 इसको 4 लिख दिया। तो हमारे पास संख्या है 5, 4, 1, 2 लेकिन ये 3 स्टेप में हमने इसको निकाला ना, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, फिर इसका ऊपर मल्टीप्लाई करके, फिर इसका ऊपर मल्टीप्लाई करके। तो वैदिक गणित के सूत्र के हिसाब से जब यहाँ पे 2 डिजिट आती है, तो इस डिजिट को हम सीधे-सीधे लिख लेते हैं और इस डिजिट को आगे वाले डिजिट के साथ जोड़ देते हैं। तो 2 को हम सीधे-सीधे लिख देंगे, 1 आगे चल जाएगा तो 4 और 1 5 हो जाएगा और यहाँ 5 का 5 रह जाएगा, है ना? थोड़ा-सा मुझे भी कन्फ्यूज़न हो गया था इसीलिए आपको शायद पहली बार में समझ में नहीं आया होगा। इसी तरह से आप किसी दूसरी संख्या का करके देखिए। मल्टिप्लिकेशन उतना ही आएगा जितना आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ठीक है? किसी भी संख्या का आप निकाल करके स्वयं से देखिए कि आपका मल्टिप्लिकेशन सही आ रहा है कि नहीं। पहले क्या करना है अच्छा इसको हम डॉट से समझते हैं देखिए। डॉट से समझाऊँगा तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है और इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है। जब ये मल्टिप्लिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इस डिजिट का इस डिजिट के साथ कर देना और इस डिजिट का इस डिजिट के साथ कर देना। ठीक है? उसके बाद 3 स्टेप में हुआ। पहले आपने ब्लू वाले जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक नंबर आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद यहाँ से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो इस नंबर को आप लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद इस नंबर को लिख देंगे आप यहाँ पे। अगर ये 2 डिजिट में आएगा तो उसका लास्ट डिजिट लिखेंगे, अगला डिजिट इसमें बढ़ा देंगे, ठीक है? 2 ही डिजिट में आएगा मैक्सिमम टाइम में। चलिए, अब उम्मीद करता हूँ अब आप लोगों को थोड़ा-सा क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। सारांश आप लोग स्वयं से पढ़ लेंगे, सारांश पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक ही पेज का इसको देख लेते हैं कि इस इकाई से अध्ययन से हमने जान लिया कि गणित की संक्रियाओं को सरल करने एवं उनका सामान्यीकरण करने के लिए बीजगणित एक महत्वपूर्ण विधा है। बीजगणित का उपयोग सूत्र सूत्र निर्माण करने में भी होता है। भारतीय ज्ञान परंपरा अत्यंत गौरवपूर्ण रही है। हम सदैव आंग्ल भाषा के शब्दों को आधार बनाकर इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। यदि हम अपनी गौरवपूर्ण परंपरा का अध्ययन अपनी भाषा में अपने मूल शब्दों को आधार बनाकर करेंगे तो कहानी है, इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं, तो ये सारा आप स्वयं से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? यहाँ मैं इस पूरी पीडीएफ को पढ़ने के लिए नहीं बैठा हूँ, जहाँ आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, वहाँ मैं आपको बताऊँगा। चलिए, अब आगे आ जाते हैं हम वैदिक सूत्रों में, है ना? बीजगणित में वैदिक सूत्रों का प्रयोग कैसे हुआ है? सूत्र परावर्तयित, योजयित और गुणित समुच्चय और गुणक गुणक समुच्चय। तो ये वैदिक वाले सूत्रों को सबसे पहले परावर्तयित, योजयित, है ना? तो परावर्तयित, योजयित इसका मतलब क्या होगा? सूत्र का सामान्य अर्थ है पक्षांतर एवं अनुप्रयोग। यह सूत्र प्रक्रिया में पक्षांतर के लिए प्रयुक्त होता है। इसके अतिरिक्त इस सूत्र का उपयोग बीजगणित एवं अंकगणित भाग विधि में भी भाग करने के लिए प्रमुख रूप से इसका प्रयोग होता है। ठीक है? पक्षांतर का अर्थ है किसी समीकरण में दाईं ओर के अंकों तथा बीच के बाईं ओर के अंकों को विस्थापित करना एवं फिर इसको रेसिप्रोकल करते हैं, फिर उल्टा करके उसको मान लेते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए 5x 5 का -2 बराबर 3। अब हम इस समीकरण को हल करने के लिए क्या करेंगे? क के पदों को एक साथ करने के लिए हम 3 क कर देंगे, है ना? जैसे हम करते हैं वर्तमान समय में कि भई ये 5 क के साथ है और ये 3 क के साथ है। तो क वालों को पहले हम एक तरफ ले आते हैं, उसके बाद जो डिजिट बचती है हम उसको दूसरी तरफ ले आते हैं। ये आप लोग कर चुके यही आप ये मतलब वर्तमान समय में भी हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। ठीक है? जैसे 5 का -3 का बराबर +2 तो 5 ये ये जो पहले था अलग-अलग था 5 का -2 बराबर 3 है ना? 3 का तो इसमें 5 का -2 बराबर 3 का ये था। तो अब हमने क्या किया कि क को ये इधर क का प्लस का था जब प्लस का इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 5x - 3x = प्लस
ये माइनस इधर था, जब माइनस इज इक्वल की उस तरफ जाता है तो प्लस हो जाता है। ये सारे अलजेब्रिक नियम आप लोगों को पता है, तो इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको ये समझना हो तो आप इसको यहाँ से इसकी परिभाषा देख कर के आप समझ सकते हैं कि किस तरह से प्लस माइनस होता है तो कौन-कौन से सिंबल बदल जाते हैं। ठीक है? उसके बाद अगला सूत्र देखते हैं। इसमें और भी उदाहरण हैं, दूसरे उदाहरण को आप स्वयं से करके देखिएगा। ठीक है? अगला सूत्र देखिए गुणित समुच्चय। सूत्र का अर्थ यह संकेत देता है कि गुणनफल के गुणांकों का योग, है ना? यहाँ इतना मात्र कहने से बात स्पष्ट नहीं होती, अतः इस सूत्र से कुछ पूर्व सूत्र से अध्याय करने से सूत्र को पूर्ण किया जाता है। अर्थ होता है कि गुणनफल के गुणांकों का योग एवं गुणनखंड के गुणांकों के योग का गुणनफल के समान होता है। ठीक है? मतलब कोई डिजिट है तो उसके गुणनफल और गुणांक दोनों के को योग के को गुणनफल तो फिर फाइनल आंसर आता है, ऐसा समझिए। जैसे कि मान लीजिए 2x + 1 और 3x + 5 2 अलग-अलग फैक्टर हो गए। तो इनको अगर हम गुणनफल करेंगे तो 6x स्क्वायर + 30x + 5 ये होता है। अब इस सूत्र के हिसाब से करके देखेंगे तो किस तरह से होगा, तो पहले तो वो सारे डिजिट्स को एक तरफ ले लेंगे, उसके बाद ये जो अलजेब्रिक वर्ड्स हैं, जो मान होते हैं, उसको एक तरफ ले लेंगे, ठीक है? फिर दोनों के फैक्टर निकालेंगे, दोनों के फैक्टर को निकाल करके जो नंबर वाला है उसको एक साथ रख रख देंगे और आगे जो x की वैल्यू वाला फैक्टर है उसको एक साथ रख करके दोनों को ऐड कर देंगे, फिर हमारा आंसर आएगा। यही कहना चाह रहे हैं, ये आप लोग स्वयं से करके देखिएगा, इसमें भी बताने के लिए नहीं है। उसके बाद गुणक समुच्चय, इस सूत्र का अर्थ है गुणनखंडों का योग, ठीक है? इतने कहने मात्र से सूत्र पूरा नहीं होता, इसका अध्ययन करने के लिए होता है द्विघात व्यंजक का प्रथम अवकलन और उसमें दोनों गुणनखंडों के योग के बराबर होता है। अवकलन का मतलब होता है आई थिंक माइनस करते हैं यहाँ पर। चलिए, आगे देखते हैं, इसको भी एक सॉल्व करके देखते हैं। जैसे मान लिया 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 5 है, ठीक है? तो इसमें क्या करेंगे हम 6x का अवकलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम x की घात निकालेंगे, उसके बाद x के वो अलग उसको अलग-अलग कर देंगे, उसके बाद जो हमारा उसको मतलब x के स्क्वायर को हम x लिख देंगे तो 2x हो जाएगा। इसी तरह छेद 6 इंटू 2 कर देंगे तो 12 हो जाएगा और x बच जाएगा। इस तरह से इसको हम करेंगे तो ये 12x हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। इसी तरह से फिर 13x को करने के लिए हम आगे 13 को अलग कर देंगे, x को अलग कर देंगे क्योंकि वहाँ स्क्वायर है नहीं। उसके बाद 5 है तो 5 को 5 की तरह ही रख देंगे। ठीक है? ये भी आप इसको सॉल्व करके रखिएगा, देखिएगा हो जाएगा ये भी, इसमें भी कोई बहुत मुश्किल समझाने वाला है नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये भी आप जानते हैं, लेकिन इसमें मैं आपको क्या करूँगा, इसमें सिर्फ़ परिभाषाओं से समझाऊँगा नहीं, मैं आपको एक-एक स्क्रीन पे करके दिखाऊँगा और आप लोग एक-एक करेंगे। तो सबसे पहले रूप देख कर के गुणा करेंगे, स्थान देख कर के गुणा करेंगे, उसको अलग-अलग फैक्टर करके करेंगे, उसको अलग-अलग तोड़ करके करेंगे और इष्ट इष्ट करके गुणा करेंगे। इष्ट में क्या होता है, कोई मान ले लेते हैं, उसके बाद उसमें गुणा करते हैं, ठीक है? मतलब इष्ट में एक बार प्लस करके कर लेते हैं, एक बार माइनस करके कर लेते हैं। चलिए, अब लीलावती के हिसाब से करके देखते हैं। ये सारी परिभाषाएँ मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, परिभाषाएँ आप लोग स्वयं से पढ़ लेंगे, सीधे मैं रूप गुणा पर आ जा रहा हूँ। ओके? तो रूप गुणा में बेसिकली होता क्या है, रूप गुणा में रूप का देखिए, रूप का मतलब भी क्या हुआ, रूप का मतलब देखना। जैसे हम किसी का रूप देखते हैं ना, तो वैसे ही मतलब रूप का मतलब देखना। अब सबसे पहले मान लीजिए, हमको इसमें होता क्या है, थोड़ा-सा ये पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या होता है गुणक जिस संख्या से गुणा किया जाता है उसको गुणक कहते हैं, जिसको गुणा किया जाता है उसे कहा जाता है गुणन, है ना? जैसे कि 5 गुणा 3। अब ध्यान से समझिए कि जिस संख्या से गुणा किया जाएगा, किस संख्या से गुणा किया जा रहा है? 3 से गुणा किया जा रहा है। किसको गुणा किया जा रहा है? 5 को किया जा रहा है। तो जो जिस संख्या से गुणा किया जा रहा है वो कहलाएगा गुणक और जिस संख्या से गुणा किया जा रहा है वो कहलाएगा हमारा गुणन। ठीक है? उसके बाद गुणन का ही पर्यायवाची हननम भी होता है। उसके अन्य रूपों का भी प्रयोग मिलता है, हन्यात, हतः, हग्नम, घात्य, हत्वा इत्यादि ये सब 45 गुणा 24 दोनों को गुणा करना है। अब देखिए, इस नियम से हम इसको गुणा करके देखते हैं, कि ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है? ये सारा मैं अभी पढ़ नहीं रहा हूँ, अगर मैं पढ़ूँगा तो बहुत समय लगेगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा-सा ये स्टेप्स करके दिखाऊँगा। ये थोड़ा-सा परिभाषा हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं स्टेप्स करके दिखाता हूँ। सबसे पहले गुण्य संख्याओं में जो अंतिम अंक हो, उसके गुणक को लिखते चलता हूँ यहीं पे सामने देखिए। 1, 2, 4, 3 ठीक है? तो 1, 2, 4, 3 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 46 से, ठीक है?
तो 46 हमारा हो गया गुणक, गुण्य हो गया 1, 2, 4, 3। तो गुणीय संख्याओं में जो अंतिम अंक हो उसको गुणक से गुणा करेंगे। 1 को पहले गुणा कर लेंगे 46 से, उसके बाद इसी तरह से ये कहेंगे कि आगे-आगे बढ़ते चलेंगे। इसके बाद 46 को 2 से गुणा कर लेंगे, उसके बाद 46 को 4 से गुणा कर लेंगे, 46 को 3 से गुणा कर लेंगे, फिर जितने भी हमारे मान आएँगे सबको जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। ठीक है? ठीक है। चलिए, अब मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। हमने जो एग्ज़ाम्पल लिया उसी एग्ज़ाम्पल से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने लिया 1, 2 ओहो! हमने लिया 1, 2, 4, 3 ध्यान से समझिए। इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 15 से, ठीक है? तो ये कह रहे हैं हमारा जो रूप गुणा है, रूप का मतलब है जो इसका रूप दिख रहा है 1, 2, 4, 3 है ना? इन रूपों से कैसे कर देंगे? अब ये कह रहे हैं कि पहले 15 को 1 से गुणा कर लो, ठीक है? तो 15 को 1 से गुणा किया तो कितना हो गया? देखते चलिए 15। अब ये फर्स्ट प्लेस था तो फर्स्ट प्लेस को हम इस तरह से लिखेंगे, सेकंड 15 को फिर 2 से गुणा कर दीजिए। 15 गुणा 2, 15 गुणा 2 किया तो ये हो गया 30। तो जब सेकंड प्लेस पे करेंगे तो एक प्लेस यहाँ पे छोड़ देंगे इसके मान के लिए, ठीक है? जैसे हम यहाँ पे क्रॉस लगाते थे, क्रॉस लगा सकते हैं या कोई और भी सिंबल लगा सकते हैं, चाहे तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया 30, ठीक है? उसके बाद 15 गुणा 4, ये रूप गुणा हम कर रहे हैं। 15 गुणा 4 तो 15 गुणा 4 अब ये 2 थर्ड प्लेस है तो 2 प्लेस छोड़ देंगे। 1, 2 छोड़ दिया ये हो गया 15 चौक 60 ठीक है? इसके बाद 15 गुणा 3 ये लीजिए 15 गुणा 3 अब 1, 2, 3 प्लेस छोड़ के चौथे प्लेस पे है तो यहाँ पे भी हम 1, 2, 3 प्लेस छोड़ देंगे 15 तिया 45 ये आई होप आप लोग को दिख रहा हो और आप लोग इसको समझ भी रहे हो, है ना? अब क्या करना है? अब इन सभी मानों को जोड़ देना है, जैसा कि हमारा सूत्र कहता है। हमारा सूत्र कहता है कि अब उदाहरण में दी गई संख्या को 15 से सॉरी इसके बाद जितने भी मान आएँगे उन सबको एक पहला वाला मान अंतिम कहलाएगा, उसके अगला वाला उपांतिम कहलाएगा, उसके अगला वाला उपांतिम से अगला कहलाएगा, इसी उसके अगले वाला मतलब थर्ड उपांतिम जैसे हम बोलते हैं ना इंग्लिश में भी फर्स्ट लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट ऐसे ही सबको नाम दे दिए यहाँ संस्कृत में भी। तो उनको जोड़ देना है। अब इन्होंने 15 को 1 से किया, 15 को 2 से किया, 4 से किया, फिर 3 से किया, फिर सबको जोड़ देना। अब जोड़िए 5 हो गया, 4 और 0 4 है ना? उसके बाद 6 और 0 6 उसके बाद 5 और 3 8 और 1 का 1। अब अपना आप इसको कैलकुलेटर में चेक करके देखिए आपका आंसर वही आएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है। 1243 इज़ इक्वल टू 15 ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है? कैलकुलेट करके देख लेंगे आप लोग, ठीक है? नहीं तो मैं ही आपको कैलकुलेटर पे करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ही कैलकुलेटर खोल लेते हैं। आप लोगों ने कर तो लिया होगा, फिर भी मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ क्योंकि आंसर क्रॉस चेक हो जाएगा। तो हमारा मान था 1, 2, 4, 3 गुणा 15 ठीक है? 1, 2, 4, 3, 4, 3 इसमें गुणा कर रहे थे हम 15 से, ठीक है? इज़ इक्वल टू 18,645 देखिए अब कितना हमारा आंसर कितना था? हमारा आंसर है 18,645 ठीक है? इसी तरह से आप कोई दूसरी डिजिट भी ले सकते हैं। अब हम चाहें तो बुक की भी ले सकते हैं या आप अपने मन से भी ले सकते हैं, ठीक है? अब आप यहाँ पे एक दूसरे डिजिट को ले लीजिए, दूसरी डिजिट है 6785 इंटू 6 सॉरी 6785 इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये 12 से, ठीक है? तो आप लोग इसको सॉल्व करिए ज़रा उसी मेथड से। अब यहाँ पे तो हमारे पास ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स नहीं है, नहीं तो आप लोग का भी कुछ रिप्लाई आता तो फिर थोड़ा-सा करने में इसको मज़ा भी आता, है ना? वन साइडेड मैथ्स का लेक्चर तो नहीं हो सकता। हुँ, चलिए। तो
अब मैं ही करके इसको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसको कर लेंगे। अब देखिए यहीं पे कर रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन पे करूँगा तो ज़्यादा समय लगेगा। 12 सबसे पहले इससे कर लेंगे तो 12 छीक 72। ध्यान से देखिए यहीं पे कर देता हूँ। तो 12 छीक सबसे पहले 12 को 6 से करेंगे तो 12 छीक 72, ठीक है? उसके बाद 12 को 7 से करेंगे। तो 12 को 7 से किया तो 12 सत्ते 84, 1 सेकंड प्लेस पे तो 1 प्लेस यहाँ पे छोड़ देंगे, 84। उसके बाद 12 को 8 से करेंगे तो 12 अट्ठे 96। अब 2 प्लेस पे तीसरे प्लेस पे तो 1 प्लेस छोड़ देंगे। उसके बाद 12 को 5 से करेंगे तो चौथे पर है तो चौथे प्लेस से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो 12 पंचे 60। अब देखिए, ये हो गया ना, अब इसको जोड़ दीजिए। तो 0 का 0, 6 6 12 का 2, यहाँ पे हासिल लगा 1, 12 अट्ठे 96 था, ये तो 9 और 6, 9 6 15 और 1 16 का 6, हासिल यहाँ पे 1, 8 2 10 और 1 11, 7 1 और 1 8, 8 1 6 2 0। अरे! कुछ गड़बड़ हो गई, 6 6 12 का 2 हासिल लगा 1, यहाँ पे क्या था 12 सत्ते, अच्छा 12 छीक 72, 12 सत्ते 84, यहाँ पे 4 है, इसको मैं 6 समझ रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे 4 है। जब ये 4 होगा तो ये डिजिट भी 2 कम कर देंगे, इसको ये भी डिजिट हो जाएगी 4। तो 8 1 4 6 0 हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आप कितनी भी बड़ी संख्याओं का मान निकाल सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये ज़्यादातर आपको हेल्प करेगा इस तरह से 2 डिजिट वाले में, और मैक्सिमम टाइम हम 2 ही डिजिट से करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बोल रहे हैं, जो प्रश्न हमारे मन में आता है, उसी प्रश्न को यहाँ पे खुद से स्वयं से प्रश्नों को ले रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि भाई हम मान लीजिए हमने पहले 12 उदाहरण लिया, फिर 15 उदाहरण लिया। तो 12 और 15 का उदाहरण, 12 और 15 के तो पहाड़ा हमारे हमें याद था, इसलिए हमने कर लिया, है ना? तो अगर 12 और 15 से ज़्यादा बड़ी डिजिट आ जाए, तो हम इसको कैसे करेंगे? ठीक है? तो इसीलिए अब हम ये कह रहे हैं, अब हम स्थान गुणा करते हैं। कोई ज़्यादा बड़ी संख्याओं से मल्टीप्लाई करना हो तो इसको कहते हैं हम स्थान गुणा। स्थान गुणा के बारे में थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो स्थान गुणा होता है गुणने को अलग-अलग भागों में बाँटकर उन खंडों के गुणक से गुणा करके उन्हें परस्पर जोड़ दिया जाता है, ठीक है? उसके बाद पिछली प्रक्रिया में हमने पढ़ा था सीमाओं के विषय में, जिस कठिनाई का उल्लेख किया गया था, उस कठिनाई का आंशिक समाधान इस पद्यांश में किया गया है ना। तो ये श्लोक चल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, ये श्लोक चल रहे हैं। तो श्लोकों में पहले उन्होंने रूप गुणा बताया, फिर रूप गुणा उठाकर बताने के बाद वो खुद ही स्वयं खुद ही प्रश्न कर रहे हैं कि भई इसमें तो तुम्हें पहाड़ा याद था इसलिए तुमने कर लिया, अब बड़ी डिजिट आएगी तो क्या करोगे? अब पहले हमने किया था 42-43 में 15 का गुणा, तो भाई 15 का पहाड़ा तो हमें याद था। अब वो कह रहे हैं मान लो 42-43 में 46 से गुणा करना है, तो 46 का तो पहाड़ा हमें याद नहीं है, तो कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि जो हमारा गुणक है, ठीक है? उस उसमें सॉरी, जो हमारा हाँ, गुणक है, गुणक को हम फैक्टर कर लेंगे। गुण्य मतलब जिससे गुणा कर रहे हैं, गुण्य मतलब जिसको गुणा कर रहे हैं, गुणक मतलब जिससे गुणा कर रहे हैं। 46 से कर रहे हैं, 46 को हम यहाँ पे फैक्टर कर देंगे। तो 46 के फैक्टर आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? जो जो आपके लिए ईज़ी लगे। सपोज़ आपको 16 का पहाड़ा याद है, तो आप 30 प्लस ऐसे 16 कर लीजिए, ठीक है? आपको जो सरलता लगे। आप चाहें तो उसको अलग-अलग बड़े बड़े फैक्टर करेंगे तो फिर बड़े बाद में सम भी करना पड़ेगा, है ना? या आप बोलेंगे कि सर हम इसको 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 6 ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, 10 को 4 बार और 6 ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपका मान फिर बड़ा हो जाएगा। और ये विधियाँ हैं, ये बड़ी करने के लिए नहीं, सरल करने के लिए बनाई गई हैं। तो 1, 2, 4, 3 में हमें 42, 43 12, 43 में 46 से गुणा करना है। तो सबसे पहले हम 46 के फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर निकालने के बाद जो भी हमारा फैक्टर आएगा, उसके फर्स्ट डिजिट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद सेकंड डिजिट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको लिख करके दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। अगर आप लोग को समझ में आया तो अब मैं आपको इसको ज़रा एग्ज़ाम्पल लेकर के समझाता हूँ। चलिए, डिफरेंट कलर ले लेते हैं। अब हम एक ले लेते हैं, आइए। हुँ, ये देखिए, हमारा क्वेश्चन था, हमारा इसमें ये हम स्थान गुणा कर रहे हैं ना, तो इसमें हम स्थान को अलग-अलग कर लेते हैं। 12-43 में हमें गुणा करना है 46 से। 1 सेकंड। हुँ।
चलिए हो गया 12 43 में हमें गुणा करना है 46 से। तो हमारा वो नियम कह रहे हैं कि भाई जो हमारा गुणक हो इस 46 के पहले फैक्टर कर लो। तो हमने 46 का फैक्टर कर लिया 40 प्लस 6। 40 प्लस 6 क्यों किया कि 40 में इसमें सिर्फ 0 को तो बस लिखना ही है, मल्टीप्लाई तो 4 से ही करना होगा ना। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? इसलिए 40 प्लस 6 सबसे इसका ईज़ी फैक्टर हो जाएगा। इसको अलग-अलग कर लेंगे हम तो। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई जब आपने इसको 40 प्लस 6 कर लिया तो एक बार इस डिजिट में 40 से मल्टीप्लाई कर दो, एक बार 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1, 2, 4, 3 में अगर आप 40 से मल्टीप्लाई करना है, तो 40 से मल्टीप्लाई करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करके उसको 0 लिख देंगे। है ना? तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैसा हो जाएगा? पहले आपने 0 लिख लिया, उसके बाद 4 तिया 12 हो गया यहाँ पे 1 गया, 4 चौक 16, 1 17 का 7 फिर यहाँ पे 1 गया, 4 दूनी 8 और 1 ये हो गया 9 और 4 एकम 4, ठीक है? 4, 9, 7, 2, 0। अब इसी संख्या में हमने 40 से कर लिया, इसी संख्या में 6 से कर लेते हैं। अब 12 43 में हम कर लेते हैं 6 से मल्टीप्लाई। 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए तो 6 से मल्टीप्लाई करने के लिए यहीं से स्टार्ट करेंगे इसकी जहाँ से हमने लिखा था क्योंकि हम इसको प्लस कर रहे हैं, पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो 6 तिया 18, 18 का 8 यहाँ पे हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25 यहाँ पे फिर 2 उसके बाद 6 दूनी 12, 13, 14 और यहाँ पे हासिल 1, 6 एकम 6 और 7, 8। अब इसको जोड़ दीजिए, तो वो हमारा हो जाएगा आंसर। अब 8 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 5 2 7 और 7 4 11 का 1 हासिल लगा 1 10 9 1 10 10 8 18 का 8 हासिल लगा 1 4 और 1 5। तो ये हमारा हो गया 5, ठीक है? हुँ, 6 1 सेकंड 6 तिया 18 का 8 हासिल लगा 1 6 चौक 24 6 तिया 18 का 8 हासिल लगा 1 6 चौक 24 25 का 5 हासिल लगा 2 6 दूनी 12 13 14 का 4 हासिल लगा 1 6 एकम 6 और एक यहाँ पे 7 होना चाहिए, तभी गड़बड़ हो रहा है। 8 5 2 7 7 4 11 का 1 हासिल लगा 1 10 9 1 10 10 7 17 का 7 और यहाँ पे हुआ फिर 4 प्लस 1 बराबर 5 तो 57178 आप इसको कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं, है ना? अब मैं ही आपको दिखा देता हूँ 12 43 में 46 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? 12 43 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 46 से 46 से, तो 18 645 ठीक है? सॉरी कुछ गड़बड़ कर दिया। 12 43 हाँ, ठीक है 12 43 1 सेकंड 12 43 मल्टीप्लाई ठीक है। 12 43 में मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 46 से 18 645 ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे आइए, आगे, 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 आगे। विभाग गुणा। विभाग जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है विभाग कर रहे हैं ना, विभाग में क्या हो जाएगा? विभाग मतलब क्या हुआ उसकी जैसे हम बोलते हैं ना किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में अलग-अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, है ना? तो एक ही संस्था में अलग-अलग कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी हम उसको डिपार्टमेंट में बाँट लेंगे। जिस संख्या से भाग दिए जाने पर गुणक पूर्णतः विभाजित हो जाता है उस संख्या से तथा लब्धि भागफल से गुण्य का गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त प्राप्त होता है, ठीक है? ये तो हो गई हमारी सूत्र की बात। अब इसको हम घटा करके देखते हैं। मान लीजिए आप गुणा करना इसी स्क्रीन पे करते हैं, तो ज़्यादा आसान रहेगा। मान लीजिए आपको 45 में 48 से गुणा करना है, ठीक है? सॉरी 45 में 98 से गुणा करना है। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई पहले तो आप ये देखिए कि 45 है और 98 तो 45 को अगर आप इसके फैक्टर कर देंगे, ठीक है? किसी भी एक डिजिट का फैक्टर कर लीजिए, तो 45 का फैक्टर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इसको अगर आप 9 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 5 इंटू 98 आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो, ठीक है? 9 इंटू 5 इंटू 98 अब वो ये कह रहे हैं कि भाई 9 गुणा 5 जो आपने किया कि एक तरफ 9 आ गया, एक तरफ 5 आ गया। अब आप इसको 9 से पहले एक बार मल्टीप्लाई कर दो, एक बार 5 जो 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी डिजिट आएगी उसमें
फिर आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो। देखिए, जैसे कि हमने पहले 98 में मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। 98 में आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40 का 0, हाथ से लगा 4, 5 दूनी 45 और 4 49, 490 हुआ। ठीक है, पहले हमने 98 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये हमारा जो फैक्टर आया इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने 98 में। उसके बाद जो भी आंसर आएगा, उस आंसर में इस 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 490 आ गया, अब 490 में 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 909 नौनिम 81 का 1, हासिल लगा यहाँ पर 8, 9 चौक 36 और 36 और 8 हो गया आपका 44। तो ये हो गया हमारा 4410। ठीक है? आप इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर में भी देख सकते हैं। 45 गुणा 98 ये हो जाएगा हमारा 4410। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो विभाग गुणा। विभाग का मतलब है जो हमारी फर्स्ट डिजिट है, उसको हमने फैक्टर कर लिया, सेकंड डिजिट को भी करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। फर्स्ट डिजिट को फैक्टर कर लिया तो जो फैक्टर आया, उस फैक्टर के में पहले फैक्टर को फिर सेकंड वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? मैं दूसरे कलर लेकर के समझाता हूँ। ये देखिए, सपोज़ हमने इसका मल्टीप्लाई हमने 45 का पहले फैक्टर निकाल दिया, 45 का फैक्टर निकाल दिया तो ये हो गया 9 पचे 45। 9 पचे 45 हो गया तो पहले 5 को हमने 98 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया 490। अब हमारे पास जो इसका दूसरा फैक्टर बचा था, इस डिजिट से 490 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आंसर होगा वो आ जाएगा। अच्छा, इसका फ़ायदा ये हुआ कि इतने बड़े जो हमें स्टेप्स करने होते थे वहाँ पर, कि हम पहले 8 से करेंगे, फिर 9 से करेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे, उससे हम बच गए। ठीक है? क्योंकि हमेशा गुणा आपको इतना बड़ा थोड़ी ना मिलेगा। कभी-कभी हमें सीधे-सीधे भी तो मिल सकता है। हमें 20 भी मिल सकता है, 40 भी मिल सकता है, 50 भी मिल सकता है, फिर हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए, तो तीसरी विधि भी विभाग विधि भी सीख ली हमने। उसके बाद चौथे नंबर पर आते हैं, चौथे नंबर पे है खंड गुणा। खंड गुणा में क्या होता है, इस गुणक के खंड करने के उपरांत गुणा करके उनका योग करने पर हल निकाला जाता है। ये हम वर्तमान समय में भी कर रहे हैं और ये बहुत आसान विधि है। ठीक है? इसमें होता क्या है, अब देखिए, ये सारा अगर मैं आपको अभी बताने लगूँगा तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, मैं आपको सीधे करके दिखा देता हूँ, ठीक है? खंड गुणा में करते कैसे हैं हम किसी किसी को, जो इन्होंने एग्ज़ाम्पल लिया हम उसी एग्ज़ाम्पल को ले लेते हैं। ये कह रहे हैं कि भाई हमें 136 में मल्टीप्लाई करना है 12 से, ठीक है? मल्टीप्लाई करना है 12 से। अब वो कह रहे हैं कि भाई 136 के खंड कर लो, इसको तोड़ लो, अलग-अलग जिसमें तुम्हें सरलता हो उस नंबरों में तोड़ लो। अगर प्लेस वैल्यू के हिसाब से तोड़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको प्लेस वैल्यू के हिसाब से तोड़ लेते हैं, तो 136 को कैसे करेंगे हम? 100, है ना? प्लस 30 प्लस 6, ये इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद जब हम अलग-अलग फैक्टर कर लेंगे तो जो हमारी आगे डिजिट बच गई, इसका एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर दोबारा इससे कर देंगे, इससे फिर 6 से कर देंगे, जो सारे मान आएँगे उसको जोड़ देंगे। समझ में आया आप लोगों को? है ना? करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये पेज ले लेते हूँ, इसपे मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिए। कहने का मतलब ये हुआ कि 136 में हमें गुणा करना है 12 से। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई 136 को पहले अलग-अलग कर दो, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 30 प्लस 6। अब ये कह रहे हैं इन सारी संख्याओं को 12 से गुणा कर दो, तो 100 से 12 से गुणा कर देंगे तो कितना आसान हो जाएगा ये। ये सीधे आपका हो जाएगा यहाँ पे 1200, उसके बाद 30 को 12 से कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 12 तिया 36 और एक 0 लग जाएगा 360, उसके बाद 12 छीक 72। अब सबको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो हमारा आंसर होगा वही 136 में इसका 12 से गुणा करने का आंसर होगा। ये हो जाएगा यहाँ पर 2 और यहाँ पर हो जाएगा 6 6 12 और 1 13, यहाँ पर हाथ से लगा 1, 3 2 5 और 1 6 और यहाँ पर 1 का 1 आ जाएगा। 1632 आपका आंसर होगा। आप इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें आएगा इष्ट गुणा, है ना? इष्ट आप लोग जानते हैं ना, इष्ट अभिष्ट बोलते हैं। गुणक में अभिष्ट संख्या जोड़कर अथवा घटाकर के, मतलब अभिष्ट का मतलब है कोई भी संख्या ले लीजिए अपने मन से, ठीक है? उसके बाद उसी को जोड़ देना है, उसी को घटा देना है, जैसे कि हम अलजेब्रा में करते हैं, है ना?
मान एक ले लेते हैं, फिर उस मान को हटा देते हैं, फिर हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है? जैसे कि मान लिया कि 135 में 12 से गुणा करना है, ठीक? इसको भी मैं आपको यहीं करके दिखा देता हूँ। तो ये लीजिए, थोड़ा-सा स्क्रीन डाउन करते हैं, ये रहा। 135 में हमें 12 से गुणा करना है, तो इसको 2 तरीके से करेंगे दोस्तों। पहले हम इसको एक बार प्लस करके करेंगे, एक बार माइनस करके करेंगे। ध्यान से देखिए, हमें इसको 135 गुणा 12 करना है। अब हम इसको एक बार प्लस करके मैं आपको सिखाऊँगा, एक बार माइनस करके सिखाऊँगा। तो सबसे पहले अगर प्लस करना हो तो 12 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 का फैक्टर करने के लिए हमें करना होगा 12 माइनस 2 बराबर 10। ठीक है? उसके बाद दूसरा फैक्टर हम इसको ले लेंगे कि 12, इसमें अगर हमें इसको फैक्टर दूसरा फैक्टर हम ले लेंगे 12 प्लस 8, इस तरह से ले लेंगे बराबर 20। ठीक है? एक बार प्लस करके, एक बार माइनस करके। तो यहाँ पे अभी यहाँ आपको लग रहा होगा यहाँ माइनस लिखा है, यहाँ पे प्लस लिखा है, तो प्लस। अब यहाँ पे हम प्लस करके करेंगे। सबसे पहले इधर देखिए कि 135 है हमारा, 135 में हमने क्या किया, 10 से इसमें वो कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा कितना हो गया? ये 10 प्लस 2 बराबर 12 हुआ ना, 12 माइनस 2 बराबर 10, तो 10 प्लस 2 बराबर 12। तो सबसे पहले हमने इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए इसमें कुछ होगा ही नहीं, बस एक ज़ीरो लगा देंगे, तो ये हो गया 1350। उसके बाद 135 में 2 से गुणा कर देंगे, 135 में 2 से गुणा कर देंगे, तो 135, 135, 270, दोनों को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, अब दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो 0 का 0 हो गया और 7 5 12 का 2 हो गया, हासिल लगा 1, 3 2 5 और 1 6 और 1 1620। ठीक है? अब दूसरी विधि में 12 प्लस 8 बराबर 20, इस विधि में करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले 135 में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद 135 में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें हम माइनस करेंगे क्योंकि इसमें हम बढ़ा रहे हैं ना, तो 135 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मान आ जाएगा 2700। 2700, ठीक है? और उसके बाद 135 में अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मान, ओहो! 1 सेकंड रुकिए, टेक्स्ट बुक लेकर के समझाता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। होम पे गए, उसके बाद यहाँ पर आ गए। 1 सेकंड, जॉब पे 1 सेकंड, ज़्यादा मुझे इसके बारे में पता है नहीं। इंसर्ट में जाना होता है आई थिंक, हाँ, इंसर्ट में जाने के बाद टेक्स्ट बॉक्स सीधे। देखिए, देखिए, इसमें हमने क्या किया कि इसमें हमने सबसे पहले 12 को मल्टीप्लाई कर दिया। 1 सेकंड, थोड़ा टेक्स्ट बड़ा कर देते हैं। 12 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 12 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने सबसे पहले इस जो हमारी डिजिट है 135 से, 135 से, तो ये हमारा मान आ गया यहाँ पर 2700, ठीक है? उसके बाद हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 गुणे 135, तो हमारा मान यहाँ पर आ गया 8 पंचे 40 का 0, हासिल लगा 1, 8 तिया 24, 25, 26, 27, 28, 8 एकम 8, 9, 10, 1080 है ना? 1080। उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने मान को बढ़ाया है तो यहाँ पर हम घटा देंगे। अब 2700 में से 1080 घटा देंगे तो हमारा आंसर निकल कर के आ जाएगा 1620। इसीलिए मैंने आपको बोला था पहले हम इसको एक बार प्लस करके सीखेंगे, एक बार माइनस करके सीखेंगे, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी को हम कहते हैं इष्ट गुणा। इष्टफल में मतलब हम एक बार उसके फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है?
एक किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं और दूसरे तरीके से आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। ओके? चलिए, आगे बढ़ते हैं। ये सारी विधियाँ हमने देखी, पूरी पाँचों की 5 विधि, ये रही। हमने इसकी 5 विधि थी, हमने पाँचों विधि को बहुत अच्छे से देख लिया। 1 सेकंड, ये रहा। रूप गुणा हमने कर लिया। रूप गुणा में क्या करते हैं हम? रूप गुणा में उसके रूप देख करके, जैसे 12-43 में 15 से किया था, तो पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर सबको जोड़ लेते हैं। उसके बाद स्थान गुणा, स्थान गुणा में हम क्या करते हैं? स्थान गुणा में जो हमारा गुणक होता है, उससे हम उसके हम फैक्टर निकाल लेते हैं। जैसे हमने 12-43 में 46 का किया था, तो 46 का फैक्टर निकाल लिए थे, 40 प्लस 6, 40 से मल्टीप्लाई किया, 6 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को जोड़ दिया। उसके बाद विभाग गुणा, विभाग गुणा में क्या, जैसे हमने 45 गुणा 98 किया था, तो 45 के फैक्टर निकाल लिए, 9 पछे 45। तो 9 से पहले दूसरी संख्या को गुणा किया, जो मान आया उसमें 5 से गुणा कर दिया, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है? उसके बाद खंड गुणा, खंड गुणा में हम फैक्टर कर लेते हैं। जैसे इसमें हमने किया था 136 में 12 का, तो 136 को हमने 100 प्लस 30 प्लस 6 लिखा, फिर 12 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 30 से मल्टीप्लाई किया, 6 से मल्टीप्लाई किया, सबको जोड़ दिया, हमारा आंसर आ गया। इस गुणा में हमने क्या किया, 135 में 12 से गुणा करना है, तो हम एक बार इसमें 12 का फैक्टर कर लेंगे। 12 का फैक्टर करने के लिए हम 10 प्लस 2 कर लेंगे। तो एक बार 10 से गुणा कर लेंगे, एक बार 2 से गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब इसको दूसरे तरीके से भी फैक्टर कर सकते हैं हम इसको इस तरह से भी फैक्टर कर सकते हैं, 12 का फैक्टर करना हो हमें, तो हम ये कर सकते हैं कि अ, हम इसको अलग से कोई भी फैक्टर ले लीजिए, जैसे 12 में हमने कोई मान निकाल दिया, 12 प्लस 8 कर लिया, तो 12 प्लस 8 करके 20 कर दिया, 20 करने के बाद हमने एक बार 8 12 से किया, और जो भी हमने सेकंड मान लिया था, अपना इष्ट लिया था ना, जो हमारा मन करे। हमने इष्ट लिया था 8, तो 8 से मान किया, तो जो हमारा इष्ट था बाद में उसको घटा दिया, आंसर आ गया। ठीक है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप लोग रिस्पॉन्ड कर नहीं रहे, इसलिए इसमें कुछ पढ़ाने का भी कुछ मुझे है नहीं। आगे हम आते हैं। 4 यूनिट 4 जहाँ से स्टार्ट होता है, लीलावती में वर्गकरण सूत्र, है ना? लीलावती में वर्ग को किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले भी थोड़ा-सा बता चुका हूँ, ठीक है? अब मैं आपको सिर्फ़ ऊपर-ऊपर बता दूँगा, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है? सबसे पहले इन्होंने इनके नाम लिखे, समद्विबाहु, समलंब चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, ये सब आप लोग जानते हैं, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद समद्विघातः कृतिरुच्यते, समद्विघात करते हैं। समद्विघात करने के जैसे 1 का 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये इन्होंने किया, तो इनको समद्विघात बोला, मतलब अपने समान 2, है ना? जैसे 5 का स्क्वायर है तो 5 गुणा 5, यही सामान्य सी बात बताई, ये वर्ग के लिए बताया इन्होंने, है ना? कोई वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो समद्विघात करते हैं। ये अगर आप ऊपर पढ़ेंगे, तो ये आपको बात आ भी जाएगा, कहीं न कहीं यहाँ पे लिखा होगा। ये जो है ना, अंकों के वर्गों को हल करने के लिए यह विधि, यदि एक अंक 5 है और समान अंकों से इसमें गुणन की संख्या की जाए, तो इस सूत्र के आधार पे 5 कृतीय वर्ग कहलाया जाएगा। वर्ग के लिए करणीकृत वर्गना भी प्रयुक्त होता है। ये सब आप लोग जानते ही हैं, इसमें कोई ऐसा कुछ बताने वाली बात है नहीं। आगे देखेंगे, खंडद्वयस्य अभिहित तद्वग्नि तत्खंडयो वर्गयुता कृतिर्वा। इसका अर्थ ये है कि जिस संख्या का वर्ग करना हो उसके 2 भाग कर लेते हैं। ठीक है? जैसे अभी हम थोड़ी थोड़ी देर हमने पहले पढ़ा था कि किस तरह से हम ले रहे थे और खंड कर रहे थे, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, मान लीजिए 17 का वर्ग करना है, तो 17 का वर्ग करने के लिए हमने इसको क्या किया, 8 प्लस 9 कर लिया। 8 प्लस 9 करने के लिए 8 का निकाल लिया, 9 का निकाल लिया, दोनों के वर्गों को जोड़ दिया, तो वो हमारा 17 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है। आगे देखते हैं। स्टोनयुक्तशिवदः कृति स्यादिष्टः वर्गेण समन्वितो वा। इसका अर्थ यह है कि संख्या का वर्ग, जिस संख्या का वर्ग करना हो, जिसमें गुणन में सुविधा हो, उस प्रकार किसी अंक को पृथक कर जोड़ दें और घटा दें। जैसा कि हमने लास्ट वाले में किया था, इष्ट गुणा वाले मेथड में हमने किया था कि मान लीजिए हमें 16 का वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है? कोई कुछ कह रहा है? सर, एक बार माइक म्यूट कर देंगे? थैंक यू। ओके। तो हम ये कर रहे थे कि मान लीजिए हमें 16 का वर्ग ज्ञात करना था, ठीक है?
तो 16 में 4 हमने जोड़ दिया तो 20 हो गया। अब जो मान प्राप्त 16 का जो मान प्राप्त होगा बाद में उस मान को जाकर के घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है? अब देखिए अच्छा इसको देख ही लेते हैं। तो 16 में 4 घटाने पे 16 प्लस 4 बराबर 20 और 16 में 4 घटाएँगे तो बराबर होता है 12, है ना? तो 16 प्लस 4 बराबर 20। अब 16 माइनस 4 बराबर 12। अब इन दोनों का गुणा कर दिया, 20 का और 12 का गुणा कर दिया तो 240 हो गया, ठीक है? तो इष्ट 4 का वर्ग करने पे 16 प्राप्त होता है, सोपान में 4 का प्राप्त गुणनफल 240 था और 16 इसमें इस 16 में जोड़ने पर 240 प्लस 16 बराबर 256 मिलेगा। समझ में आया आप लोगों को? देखिए, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया कि 16 का हमें निकालना है, तो हमने किया कि 16 प्लस 4 बराबर 20, ठीक है? तो हमने 4 से प्लस किया ना, तो 4 से माइनस भी करेंगे, तो 16 माइनस 4 बराबर 12 हुआ। तो जब 16 प्लस 4 बराबर 20, 16 माइनस 4 बराबर 12। अब 20 और 12 का गुणा कर लेंगे, तो 20 और 12 में 240 आ गया, ठीक है? अब इस 240 में जो हमारा 4 का 4 जो हमारी 4 संख्या बची, उस 4 का वर्ग कर देंगे। तो उस 4 का वर्ग करने पे 4 चौक 16 होता है, तो 240 में 16 जोड़ देंगे, 256 आ जाएगा, यही 16 का वर्ग होगा। इसी तरह से आप दूसरी संख्या भी निकाल सकते हैं, प्लस करके भी, माइनस करके। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। वन साइडेड लेक्चर है, तो इसमें मैं आपको कब तक कितना बताऊँगा। ठीक है। अब इसमें जो भी डाउट होगा हम लास्ट में डाउट सेशन भी रखेंगे, तो डाउट सेशन में आप लोग अपने डाउट ज़रूर पूछ सकते हैं। कोई भी आपको इस विषय से संबंधित डाउट होगा, तो आप अपनी अगली कक्षा में पूछ सकते हैं। ठीक है? स्क्रीन शेयर ऑफ करता हूँ। चलिए, तो आप लोगों का अगर कोई डाउट है तो आप अभी पूछ लीजिए, नहीं तो अब कल हम बीजगणित के आचार्यों के साथ 3rd पेपर का 2nd यूनिट पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आज के लिए हम यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू आप सबका, धन्यवाद जुड़ने के लिए।